जो लास्ट लेक्चर्स में तो हमने कुछ पढ़ाया नहीं था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे सवाल किए थे, बट आई होप कि समझ में आया होगा। एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी पे सवाल किए थे, और मैंने एक चीज शायद प्रूफ करने के लिए कहा था। तो अभी तक सारे बच्चे हैं नहीं, मैं वो प्रूफ कर रहा हूँ। सर आप एक्स मैक्स फाइंड कर रहे हैं ना वो? सर आपने 4 क्वेश्चन दिए थे ना सॉल्व करने के लिए। अच्छा, मैंने एक फैक्ट बता दिया था, रिजल्ट बता दिया था कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का ये है, इक्विलिब्रियम में ये कंप्रेस्ड है, और ये कंप्रेशन x नॉट आ जाएगा mg/k। If you compress this spring further by distance x and released from rest, so it will go x distance above the equilibrium position। ये हमने रिजल्ट बताया था, ठीक है ना। तो ये कितना मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ऊपर जाएगा, ये निकालना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये ऊपर गया है डिस्टेंस, सपोज x1। सही लिखा। और ये x1 मुझे निकालना है। सो यहां पे वेलोसिटी 0 बच्चों, यहां भी वेलोसिटी 0। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन से लिखता हूं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। डेल्टा के तो फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0। डेल्टा यू में 2 रहेगा, एक रहेगा डेल्टा यू ऑफ द स्प्रिंग प्लस दूसरा रहेगा डेल्टा यू ऑफ द ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा यू ऑफ द स्प्रिंग फाइनल हाफ के। बच्चों ये यहां से x1 डिस्टेंस ऊपर गया है, दैट मींस इलोंगेशन कितना होगा, x1 माइनस mg/k। x1 माइनस mg/k मतलब x नॉट लिख लेता हूं उसको, दिस स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना होगा 1/2 kx स्क्वायर, हाफ के x प्लस x नॉट स्क्वायर, x प्लस x नॉट का स्क्वायर प्लस डेल्टा यू ऑफ द ग्रेविटी। तो एक काम करते हैं ना, रेफरेंस यहीं पे ले लेता हूं, mg यहां पे रेफरेंस लिया तो x प्लस x1 ऊपर गया है, बढ़ा है, तो ये दैट इज इक्वल टू 0 है ना। हाफ के, इसको इधर लिख ले जाते हैं, हाफ के x प्लस x नॉट का स्क्वायर माइनस x1 माइनस x नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mg x प्लस x1। चेक करो ये सही लिखा, हाफ के
ये देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स प्लस एक्स एक्स नॉट और ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स वन दैट इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एक्स वन। ठीक है, अब मुझे एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, x1 इज इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? सर एम जी बाई के लिखेंगे ना एक्स नॉट को बाद में। इसको इधर लेके आ जाओ, सो x प्लस एक्स वन तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना वो इधर आके। हाँ कैंसिल हो जाएगा, उसको कट कर सकते हैं बट कैंसिल नहीं करो, x माइनस एक्स वन कॉमन, उसके बाद हाफ के x माइनस एक्स वन, ठीक है, और यहां देखना प्लस के एक्स वन माइनस एम जी, सही लिखा? हाँ हाफ के टू एक्स नॉट, तो के सॉरी एक्स नॉट यहाँ पर एक्स नॉट, ये हाफ के और ये टू एक्स नॉट मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एम जी, मतलब ये इधर ले आए दैट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये टर्म क्या है, के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी है, के एक्स नॉट इक्वल टू हाँ सर। एम जी, तो ये तो हो गया जीरो। तो क्या बचा बच्चों, x प्लस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो, तो दो ऑप्शन होगा, या तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू एक्स वन आएगा, या x इक्वल टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। अब देखो मैथमेटिक्स दोनों सॉल्यूशन दिया, हमने कहा कि वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो, इसलिए x इक्वल टू माइनस एक्स वन, मतलब यहाँ से हम x1 ऊपर लिया तो x1 नीचे भी वैलिड रहेगा, तो ये तो है ही ट्रू, ये तो यही पॉइंट की बात कर रहा है। और एक दूसरा क्या होगा, x इक्वल टू एक्स वन यहाँ पे होगा, ये प्रूफ हो गया। हुआ प्रूफ क्या, यहां से कितना ऊपर जाएगा, x इक्वल टू एक्स वन के बराबर जाएगा। क्लियर? हाँ सर। तो मैंने जो फैक्ट पिछले क्लास में बताया था उसका प्रूफ कर दिया कि यहां से इक्विलिब्रियम से अगर x डिस्टेंस कंप्रेस करके छोड़ दिया है तो इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस ऊपर तक वो जाएगा। बच्चों वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया, लास्ट क्लास में कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ, आज थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि सिलेबस आगे बढ़े। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, एक चेन है जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि ऐसे चेन के लिए कि कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, कितना बताया था, 1/3। लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं, 1/4 हैंग कर रहा है, इसका मास है m, लेंथ है l, एंड केस वन म्यू इक्वल टू जीरो है,
when it starts slipping, अपने आप स्लिप करना शुरू कर देगा बिकॉज कुछ पार्ट हैंग कर रहा है. Find a speed when the whole chain it just slipped off. इसका मतलब कि जिस समय चेन ऐसा हो जाएगा, पूरा का पूरा चेन लास्ट एलिमेंट विद टेबल को छोड़ देगा, उस समय इसका स्पीड क्या होगा. ठीक है. चूंकि म्यू 0 है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0. डेल्टा के में फाइनल स्पीड साथ साथ लिखो, हाफ एम वेलोसिटी v, तो हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल 0 प्लस डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल. मुझे लगता है कि सबको ये क्लियर है कि यहां लेना ज्यादा आसान होगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m g L/2 और साइन माइनस. फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल तुम्हें निकालने आता है, बट मैं फिर से बता रहा हूं, सबको आता है लेकिन बच्चे पता नहीं जवाब नहीं देते हैं. L/4 लेंथ है, 1/4 पार्ट है. mg/8 शेवाले क्या क्लास कर रहे हो? अंकित शेवाले. हाँ अंकित, अपने मन से लिखना नोटबुक में खुद से. मास हो जाएगा m/4 g L/8. क्यों होगा तुम्हें पता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया. और साइन माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mg/L/2 माइनस mg/L/32, और ये v निकल जाएगा. बच्चों यही सवाल को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, सेम सवाल. फिर से मैं दे रहा हूं, 1/4 ही हैंग कर रहा है, और यहाँ पे म्यू 0 नहीं है, म्यू कुछ है. if ऐसे the chain starts slipping,
जो सेम सवाल दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, म्यू नॉट 0 है, लेकिन म्यू भी मैंने नहीं दिया है, दे दिया कि अगर ये 1/4 पार्ट मिनिमम ये हैंग कर रहा है तो ये स्लिप करना शुरू कर देगा, इससे ज्यादा हैंग करेगा तो करेगा ही, कम से कम L/4 होना चाहिए, L/4 से अगर कम होगा तो ये स्लिप नहीं करेगा। सपोज L/8 पार्ट है तो ये स्लिप नहीं करेगा, फ्रिक्शन रोक के रखेगा। तो म्यू कितना है, पहला सवाल तो ये है। और ऐसे सवाल बहुत इजी सवाल होते हैं, तुम कर लोगे। कहो सर ये जस्ट स्लिप कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे टेंशन T जो हो जाएगा वो M/4 इंटू G हो जाएगा, बिकॉज 1/4 पार्ट है। कर सकते हो। और यहाँ पे T, तो अब इसका एबीडी ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे T इधर और इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, जस्ट स्लिप कर रहा है तो T इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन कितना लिखेंगे, M/4G होगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू देख लोगे कितना आ जाएगा 1/3। इसमें दिक्कत तो बताओ मुझे। सर ये वापस बताओ ना। ठीक है, ये सवाल लिख लिया। हाँ सर। ये अलग से ये सवाल लिख लो कोने में कहीं पे छोटा सा, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए। फाइंड म्यू if it just starts slipping, if it starts slipping जनरल केस ले रहा हूं, पिछला केस में L/4 L/3 ऐसे ले लिया, अभी ले लिया स्मॉल l, टोटल लेंथ है L, स्मॉल l लेंथ अगर रखेंगे तो जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट होगा, स्मॉल l से कम रखेंगे तो स्लिपिंग नहीं होगा, स्मॉल l से ज्यादा रखेंगे तो आराम से स्लिप करेगा। क्या सवाल यहां तक क्लियर ऋषभ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बताओ अभी जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग है तो एक्सेलेरेशन कितना है, 0। 0। तो एफबीडी ड्रॉ करो इसका और इससे टेंशन निकालो क्या होगा। और हैंगिंग पार्ट T is equal to M-G, M- कितना लिखोगे, टोटल मास M, लेंथ L, यूनिट लेंथ का मास इतना, लेंथ कितना है ये स्मॉल l। ऋषभ जिस स्टेटमेंट में नहीं समझ में आया वही बताना कि ये नहीं समझ में आया। समझ गया सर।
consider part on the table. T is equal to, यहां से पुल करा, T इधर लग रहा है फ्रिक्शन F चूंकि स्लिप कर रहा है इसलिए म्यू इंटू एन, एन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी एम बाई एल इंटू एल माइनस एल पार्टी लेंथ है यहाँ पे। दिस इज इक्वेशन 2। 1 और 2 से ऋषभ बताना क्या नहीं समझ में आया। सब समझ गए सर। बहुत परेशान करते हो यार। चलो ये एल एम बाई एल देखो दोनों तरफ है, कैंसिल। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एल अपॉन कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ठीक है ना। पिछले सवाल में स्मॉल एल दिया था एल बाई 4, एल बाई 4 पुट कर दोगे। कभी कभी यहां से पूछता है कि म्यू दिया हुआ है, पूछेगा एल कितना है, एल बाई 4 कितना है, सॉरी एल बाई कैपिटल एल कितना है। सवाल जो ओरिजिनली मैंने दिया था अच्छा, मैंने ये सवाल दिया था कि L बाई 4 पार्ट हैंग कर रहा था मिनिमम, तो वो स्लिप करना स्टार्ट करता है, तो म्यू निकालो। तो म्यू का वैल्यू आ गया था 1/3। फिर कहा कि 1/4 पार्ट हैंग कर रहा था, स्लाइटली पुल कर दिया तो ये स्लिप करना शुरू किया और पूरा स्लिप हो जाएगा, तो उस समय स्पीड क्या होगा ये निकालना है। क्या इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा? नो सर, नहीं सर। नहीं रहेगा। नो तो सर। अब क्या करें प्लस बच्चों, डेल्टा तो यू इज इक्वल बेसिक टू लिखेंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन ही लग रहा है, एक्सटर्नल तो और कोई है नहीं। डेल्टा के तो लिखने आता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। डेल्टा यू भी लिखने आता है तुझे, अभी अभी लिखा था माइनस एम जी एल बाई 2 माइनस ऑफ माइनस एम जी एल m by 4 L by 8 that is equal to work done by friction। सर वर्क डन बाय टेंशन नहीं आएगा क्या? कहां पे टेंशन लग रहा है? सर वो 1/4 पार्ट पे लग रहा है ना। ठीक है, चलो इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। सुना बच्चों, जिसे मान लो ये स्लिप कर रहा है, ठीक है ना, चेन के जगह मैंने ऐसे एक स्ट्रिंग बांध के ये कर लिया, और मैंने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स लेते हैं। मान लो ये और ये ब्लॉक को सिस्टम ले लिया और लिख रहे हो, सुनना यहां पे टेंशन T ऊपर लग रहा है और ये जा रहा है x डिस्टेंस नीचे, तो ये वर्क करेगा T इंटू एक्स और साइन माइनस। क्लियर? यस सर। यस सर। तो टेंशन का वर्क डन मैं ले रहा हूं सिस्टम में, इस पे वर्क डन ले लिया, इसको भी तो सिस्टम का पार्ट है तो इस पे भी टेंशन वर्क करेगा, ये टेंशन T
अगर ये x नीचे जाएगा तो ये भी x आगे जाएगा, तो ये वर्क करेगा t प्लस एक्स, और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो गया। समझ गया बच्चों जब ऐसे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, जब स्ट्रिंग टाइट है, इलोंगेट नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इन दैट केस वर्क डन बाय स्ट्रिंग क्या हो जाता है? 0। जब इंटरनल नॉर्मल फोर्स लग रहा है सिस्टम में, उसका भी वर्क डन 0 होता है। और ये चीज हमने वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिंट हमने दे दिया था न्यूटन्स लॉ में, जब हम कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालते थे। मैंने बताया था कि t डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको क्या नाम दिया था? इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को वर्चुअल मेथड वर्क। ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है ना? तो देखो रिलेट हो गया, रिलेट हुआ बच्चों, समझ में आया कि वर्क डन बाय टेंशन ऐसे अगर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे बढ़े? हुआ सर। जी सर। तो बच्चों ये वाला टर्म तो लिख लिया आराम से, और ये अगर निकालना आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। जो पिछला सवाल में ये 0 दे दिया था तो v निकल गया था, अब ये निकालना पड़ेगा। तो मैं अलग से निकालता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? दिस इज इंपॉर्टेंट सम। मान लो कि ये पहले यहां तक था, ये डिस्टेंस था 3l/4 सपोज, ओके। नाउ ये x डिस्टेंस आगे चला गया है, x डिस्टेंस आगे चला गया है। और फर्दर dx और आगे जा रहा है। तो इस dx में कितना वर्क डन फ्रिक्शन ने किया है? या तो तुम x यहां से लो, या तुम x यहां से भी ले सकते हो, बट मैं यहां से ही ले लिया। ठीक है, तो समझना बच्चों कि यहां पे F फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट जा रहा है इधर, तो ऑलरेडी x डिस्टेंस ऑलरेडी स्लिप कर चुका है, x फर्दर dx फर्दर स्लिप करना है, तो कितना वर्क डन होगा? dwf दैट इज इक्वल टू f इंटू dx, और ये साइन तो माइनस होगा ही, ओके। सब टारगेट ये है कि ये f है कितना, f ये है कितना। बच्चों ये f है म्यू इंटू n इंटू dx। पूछोगे सर n कितना है? वेरिएबल है। n जो है कितना मास है यहाँ पे? मास कितना है? तो पहले मास था कितना? 3m/4 था ना पहले, 3m/4। पहले था 3m/4, लेकिन उसमें से तो x डिस्टेंस चला गया है, तो अब इतना ही मास बचा ना।
एक्स डिस्टेंस तो ऑलरेडी स्लिप कर चुका है ना, तो अब मास कितना बचा? 3L/4 था और अब 3L/4 माइनस एक्स बचा है, इतना मास बचा है बच्चों। तो म्यू इंटू एन और dx डिस्टेंस स्लिप करा x dx और साइन माइनस। क्या यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. छोटा सा x से dx ले गए तो इतना लिखे। कोई कह रहा है सर, कोई कहोगे कि सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एलिमेंट इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो? इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं कि जब ये चेन स्लिप हो रहा है तो अलग अलग पोजीशन पे फ्रिक्शन फोर्स का अलग अलग वैल्यू आएगा, बिकॉज मास कम हो रहा। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, एलिमेंटल पार्ट कंसीडर करना पड़ा। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल कम आउट एज माइनस म्यू एम जी है ना, म्यू एम जी कॉमन ले लिया, बचेगा कितना? 3/4 माइनस x/l इंटू dx का इंटीग्रेशन। और x कहां से कहां वेरी कर रहा है? कहां से कहां वेरी कर रहा है? x 0 से लेकर के लास्ट कितना जाएगा? 3L/4 तक, ये यहां तक जाएगा। तो ये निकल जाएगा बच्चों। क्या बात समझ में आई? इसी सवाल को कोई दूसरा स्टूडेंट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। ये था 3L/4 टोटल, म्यू दिया हुआ है, अब वो ऐसे सोचता है कि सपोज मैं यहां से x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट dx लेता हूं और मैं कहता हूं कि जब पूरा चेन स्लिप हुआ है, यहां से पूरा चेन स्लिप हुआ है, तो ये वाला एलिमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेस इधर हुआ, तो ये एलिमेंट x डिस्प्लेस हुआ है। सो इस एलिमेंट पे पूरे मोशंस में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना हुआ है, देखना है इसको। इस एलिमेंट पे इसका मास सपोज dm ले लिया, dm इंटू जी n हो जाएगा, म्यू इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या अगेंस्ट कितना दूर चला है? x चला है, और साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये जो वर्क डन लिखा है ये पूरे स्लिप होने में इस एलिमेंट पे वर्क डन है। ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट का वर्क डन जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और x यहां कहां से लेंगे? x varies from 0 to 3L/4। तो ये हो सकता है कुछ बच्चे इसको ज्यादा अच्छे समझेंगे। म्यू इंटू डीएम कितना हो जाएगा बच्चों? यूनिट लेंथ का मास m/l, dx लेंथ का मास g इंटू एक्स, लिमिट इज 0 to 3L/4 इस सवाल में। यू विल गेट द सेम आंसर। अल्टरनेट मेथड कैसा सोचा, ये 2 बार जरूर तुम लोग अपने घर पे सोचना। सर बोलो। सर इसे हम इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी से भी कर सकते हैं ना? ईशान बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ईशान। ईशान बोल रहा हूँ सर। टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी कब करते हैं? जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क नहीं कर रहा है। सर यहाँ पे हम बीच में डिस्कनेक्टेड थे क्या? मैं तो शुरुआत में ही पूछा था। सर पूरी बात तो सुनिए। क्या? सर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब नहीं लगा सकते जब कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, बराबर? तो जो मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन हम तब नहीं लगा सकते हैं जब
एक्सटर्नल फोर्सेस का कुछ वर्क हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कुछ वर्क कर रहा है, तब हम नहीं लगा सकते हैं। तो सर हम उसकी इनिशियल एनर्जी में से जो लॉस्ट एनर्जी है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही तो करते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ। तो लॉस्ट एनर्जी कैसे निकालोगे? सर पहले तो इनिशियल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इनिशियली, और फिर उसका माइनस फ्रिक्शन एनर्जी लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वही तो मैं काम कर रहा हूं। तो तू क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है क्लास? यही तो मैंने किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ही तो सिखा रहा हूं निकालने के लिए। हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ईशान तू क्यों भटक रहा है इधर उधर? मैं भी तो उसी लाइन पे चल रहा हूं। या तो तूने क्लास मेरी बात सुना नहीं। मैंने भी क्या किया ईशान, अगर तूने सुना है तो आई डोंट नो कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, यही लिखा ना? तू भी तो यही कह रहा है। हाँ मैंने सर। भी यही लिखा, पढ़ाया भी यही। हाँ सर। हाँ सर। मैंने भी यही लिखा ना। और दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालें। तो हमारा एम कहाँ शिफ्ट हो गया? एम शिफ्ट हो गया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स में दिक्कत क्या आ रही थी? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग पोजिशंस पे अलग अलग हो रहा है ना? तो मैंने उसको निकालने का दो तरीका बताया। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस सर। अब मुझे नहीं समझा कि तूने क्यों डाइवर्ट करके फिर तो वही बता रहे हो। बच्चों एक फिक्स स्मूथ पाइप है और इसमें ना एक चेन रखा हुआ है ऐसे। एक ऐसे चेन रखा हुआ, लेट्स की यहां तक लेंथ है। और एक काम करता हूं, इसमें लिख देता हूं लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस चेन। तो इस चेन का अगर मास किसी को लिखना है तो बहुत सिंपल सा लिखेगा, लैम्डा इंटू पाई इंटू आर बाई 2। लेंथ पाई आर बाई 2 है, ये लेंथ। अब यहाँ पे एक थ्रेड से बंधा हुआ था, चेन रेस्ट में है, और एज यूजुअल ऋषभ गया और इस चेन को कट कर दिया। व्हाट विल हैपन? चेन विल स्टार्ट स्लाइडिंग। व्हेन द चेन जस्ट स्लिप्ड ऑफ, मैं थोड़ा सा साइड दिखा रहा हूं सिर्फ, कि जब पूरा का पूरा चेन इस ट्यूब से बाहर निकल गया उस समय इसका स्पीड क्या है ये निकालना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हर्षवर्धन क्या ये सॉल्व हो सकता है तुमसे? और मैं एक चीज बता देता हूं, इसका पोटेंशियल एनर्जी मैंने शायद हाफ रिंग का बताया था, हाफ का, और वो कुछ आया था, मैं वो रेफरेंस ले रहा हूं, वो आया था 2r बाई पाई होता है इफेक्टिवली ऊपर। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मैं बताता हूं कैसे लिखना है। mg इंटू एच के जगह पे 2r बाई पाई। हालांकि डिराइव करने के लिए मैंने बताया था, कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ मुझे ये आइडिया बताओ कि क्या करना है। स्मूथ दे दिया है, फिक्स एंड स्मूथ पाइप, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, डेल्टा के में फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली 0, डेल्टा यू लिखना है बच्चों। फाइनल रेफरेंस यहां ले लेता हूं मैं, एकदम साथ साथ समझो कि हाँ सर ये तो मैं खुद से ही कर सकता था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मास कितना है, लैम्डा एम जी, इसका हाफ डिस्टेंस
साइन माइनस फाइनल माइनस इनिशियल लैम्डा IR/2, ये हो गया मास mg, और कहा था लिखने के लिए 2r/π यहां सुपर होता है। सेंटर ऑफ मास में फिर से बताऊंगा, और ये प्लस ही रहेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। जो एक सवाल ऐसे आता है, मैंने ये सवाल किया है कि एक बॉब है, इसको मैंने v नॉट वेलोसिटी दे दिया, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात मैं करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 कर देगा, और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। और मैं जल्दी से लिख देता हूं क्या करते थे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल 0 माइनस इनिशियल हाफ mv नॉट स्क्वायर डेल्टा के डेल्टा यू, यहां रेफरेंस ले लेते हैं। इनिशियल 0, फाइनल ये वाला हाइट ऊपर है, ये डिस्टेंस है l, mg दिस इज l, दिस इज l cos थीटा। इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, पॉजिटिव होगा इतना, दैट इज इक्वल टू 0। यही आ जाएगा ना? हाँ सर। अब इसी कॉन्सेप्ट को ना एक दूसरे तरीके से पूछता है। कहता क्या है कि ये अभी कार्ड था जो रेस्ट में था, बॉब भी रेस्ट में, ये लेंथ l है ना? और कहा कि सडनली मैंने कार्ड को दे दिया वेलोसिटी v नॉट। कार्ड has given a velocity v naught, then find maximum deflection in the simple pendulum hanging from ceiling of the car। pseudo force वाला। मैंने बोल दिया हैंडराइटिंग उतना अच्छा से लिखा नहीं है। अब सोचो कि मैंने तुमको इसमें बैठा दिया, अब ये रेस्ट में था, ये भी पहले रेस्ट में था, बट कार्ड को वेलोसिटी दे दिया v नॉट। तो ये इसके फ्रेम में तुम देखोगे बॉब को का वेलोसिटी एक्चुअली में 0 है, बट कार्ड के फ्रेम में ये v नॉट इधर जाते दिखेगा। Am I right बच्चों? यस सर। तो तुम्हें लगेगा कि कार्ड को अगर इधर वेलोसिटी दिए तो यहाँ पे बैठ के देखो कि लगेगा बॉब को इधर वेलोसिटी है, सो दिस विल गो लाइक दिस, यहाँ पे जाएगा। तो इसका मोशन जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम देखेंगे, कार्ड के फ्रेम में ही पूछ रहा है कि कैसा होगा। तो बच्चों यही चीज हो जाएगा इसके फ्रेम में भी, है ना? तो कहोगे कि सर क्या वर्क एनर्जी थ्योरम कार्ड के फ्रेम में वैलिड है? यस। कार्ड का फ्रेम भी इनर्शियल है। क्यों इनर्शियल है? कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे वेलोसिटी इसका v नॉट होगा,
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे। काट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा, जबकि काट में देखेंगे तो ये रेस्ट में दिखेगा, उस समय इसके रेस्पेक्ट में देखें तो V0 से ज्यादा। तो बेहतर ये रहेगा कि हम काट के फ्रेम में इसको स्टडी करें और देन इक्वेशंस विल बी सेम, ऐसा ही आएगा। ऐसा भी पूछेगा कौन सा वेलोसिटी V0 से ज्यादा है, काट, और काट को सडनली स्टॉप कर दिया, तुम बताओ कि ये किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट, किधर डिफ्लेक्ट होगा? राइट। राइट। और उसका भी आंसर वही होगा जो पिछले का आंसर था, बॉब है उसकी ना? पोजीशन रिटर्न करने की कोशिश करेगा। सडनली ये रेस्ट में आ गया तो काट का वेलोसिटी 0, बट इसका तो V0 है, तो V0 से ज्यादा। तो जो पिछला सवाल किए थे अभी वही वाला सवाल है, बट ऐसे पूछा है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ने तो समझाया नहीं है। सर हाँ बोलो। सर अगर यही कार्ट इंक्लाइन प्लेन पे होता तो? यही काट इंक्लाइन प्लेन के तो ऑलरेडी वो जो रहेगा कुछ एंगल पे रहेगा, ठीक है? काट में बैठ के देखो तो ऑलरेडी कुछ एंगल पे रहेगा। सर बॉल पे और उस केस में mg को फिर लेना पड़ेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस के लिए, उसकी भी बात कर लेते हैं। उसकी भी बात कर लेते हैं। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, काट पहले रेस्ट में था और वेलोसिटी दिया था, अभी काट इनिशियली रेस्ट में है, बॉब भी रेस्ट में है, एंड काट हैज गिवन अ वेलोसिटी एक्सीलरेशन a0। अब इसमें कुछ थ्योरी बताते हैं बच्चों। इसमें भी अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो काट के फ्रेम में ही जाकर स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज काट के फ्रेम में ही ऐसे मोशन करते दिखेगा। ग्राउंड के फ्रेम में इसका मोशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, आगे भी जा रहा है, डिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो मैं काट में बैठ करके इसको स्टडी करने के लिए कहता हूं। तो ये मुझसे पूछेगा कि सर ये तो फ्रेम जो है वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, क्लियर? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है क्या? ये अब थ्योरी आ गया, तो लिखो, हेडिंग डालो, इज द वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हेडिंग में लिखो, क्वेश्चंस पूछो खुद से। Is work energy theorem valid in non-inertial frame of reference? Answer लिखो yes, but we must consider work done by pseudo force। इसको लिख लेना, बॉक्स में बंद कर देना। तो बच्चों अभी हमने क्या कहा, हमें वर्क डन कंसीडर करना होगा, किसका? सूडो फोर्स का भी।
अब बताना है कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, देखना। एक लग रहा है mg, एक्सेशन है इसका काट का ए नॉट इधर, एक लग रहा है इधर ए नॉट। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कितना एम ए नॉट का सूडो फोर्स। और कौन सा लग रहा है, टेंशन। क्लियर। और किसके फ्रेम में हम वर्क कर रहे हैं, काट के फ्रेम में वर्क कर रहे हैं। सो इन काट फ्रेम applying work energy theorem, क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाई, वर्क डन लिख लेते हैं, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई सूडो। यही ना वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टार्टिंग में यही पढ़ा था। मान लो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ है बच्चों थीटा नॉट, अगर थीटा नॉट हुआ है, लेंथ है एल, तो देखते हैं तुम लोग लिख पाते हो क्या। mg का कितना वर्क डन है, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया है तो ये माइनस। जिसको जहां नहीं समझ में आया वो स्पेसिफिक बताना, सिर्फ ये मत बताना कि नहीं समझा, किस पॉइंट पे नहीं समझा। वर्क डन बाय सर टेंशन ये 1 जीरो। माइनस कॉस थीटा नॉट क्यों लिया वो नहीं समझा। हाँ सर, एक बार और बता दीजिए ना। तुम लोग ना एकदम से ना मेहनत ही नहीं कर रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो यार। mg किधर लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर में, ये डिस्टेंस ये कितना है, तो लोग पिटाओगे यार। अभी अभी ऐसा किए हैं। दिस इज एल कॉस थीटा नॉट। सो ये डिस्प्लेसमेंट mg के डायरेक्शन में कितना है, साक्षी बताओ। ये टर्म देख करके ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर ने तो ऐसा बताया है। ओके समझा सर। लोग डांट खाने लायक करते हो काम, लेकिन नहीं समझा तो पूछ लेना, बट दिमाग लगाओ। मैं डांटे इसलिए कि दिमाग लगा सकते हो। अब साक्षी ये बताएगी वर्क डन बाय सूडो फोर्स एम ए नॉट का लग रहा है, कांस्टेंट है एम ए नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। साक्षी तुम्हें बताना है। एम ए नॉट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, साइन 1 माइनस साइन थीटा नॉट। समर्थ बताओ कितना है, एल साइन थीटा। एल साइन थीटा। रोहित पवार बताओ क्या सही बताया क्या समर्थ ने, रोहित पवार यस सर। सही बताया समर्थ ने, यस सही बताया। बिकॉज यहां से यहां आया है तो एम ए नॉट का डायरेक्शन में तो यही डिस्प्लेसमेंट है ना। साक्षी देखो ये दिख रहा है, ये कितना है, एल साइन थीटा नॉट। तो 1 माइनस साइन थीटा समझा नॉट की सर। जरूरत नहीं है। साक्षी सूर्यवंशी क्लियर हुआ क्या ये। यस सर। अच्छा ये पॉजिटिव लिखे साक्षी या निगेटिव, निगेटिव आएगा। एम ए नॉट इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, वाई निगेटिव। पॉजिटिव। हर्षवर्धन ने भी बताया पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव लिख दो साक्षी, क्या क्लियर हुआ। हाँ सर। तो इतने जल्दी जल्दी इतने सारे मिस्टेक्स क्यों हो रहे हैं, टेंशन में क्यों आया, तो डरती भी नहीं है मुझसे। चलो
तो ये बच्चों आ गया, इसको सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व करके आ जाएगा, क्या आएगा देखना यहां से, mm तो कैंसिल हो जाएगा, a नॉट l sin थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, gl 1 माइनस cos थीटा नॉट, ओके, l कैंसिल, a सर नॉट इनिशियल वाला तो बाई जीरो है क्या? ए नॉट बाई जी इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2। अब ये भी कोई पूछ लेगा, मुझे पता है सर कैसे लिख दिया, बड़ा गुस्सा आता नहीं है, सर। बहुत मेहनत किया हमने यहाँ पे। नहीं सर। नहीं सर नहीं पूछेंगे। साइन थीटा नहीं नॉट पूछेंगे। 2 साइन थीटा नॉट बाई 2, बहुत प्यार प्यार से समझाया था वहां पे, थोड़ी डांट भी लगनी चाहिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब प्रशांत पूछेगा तो ठीक है, माफ है, बिकॉज उसने क्लास नहीं किया था। प्रशांत बनकर ये फॉर्मूला है, साइन थीटा नॉट चला जाएगा, एक 2 चला गया, tan थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी, थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू तो थीटा नॉट कितना आ गया बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ए नॉट बाई जी, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब मान लो ये सवाल आ गया एग्जाम में, तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाना चाहिए जो लेक्चर में कराया हुआ है। यज्ञेश क्लियर ये? यस सर। ये 2 का सिग्निफिकेंस बताता हूं, 2 का बच्चों देखना, हर जगह एक सिमेट्री होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको पहचानने की कोशिश करो। याद है तुम्हें जब हम स्प्रिंग वाले की बात किए थे, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से हैंग किया था, तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आया था, 2 mg बाई के। 2 mg by 2 k। mg by k, और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन था बच्चों, mg इक्विलिब्रियम पोजीशन में इलोंगेशन by कितना था, mg बाई के। mg by k, तो मैक्सिमम Zero. इलोंगेशन उसका क्या हुआ, ट्वाइस हुआ, ट्वाइस हुआ ना, हाँ सर। डबल हुआ। इक्विलिब्रियम पोजीशंस का मतलब अगर ब्लॉक को यहाँ पे ला करके छोड़ देता, पकड़ के रखता, रेस्ट में छोड़ता, तो वहीं पे रह जाता, वो नीचे नहीं आता, नेट फोर्स 0 है। लेकिन अभी अगर यहाँ पे आता है तो वेलोसिटी रहता है, इसलिए नीचे जाता है और ऐसा मोशन होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में इतना इलोंगेशन होता है, बट अगर रिलीज कर दिया तो मैक्सिमम इलोंगेशन यहां तक जाएगा। द सेम थिंग विल बी देयर हियर। अगर बच्चों ये पूछा जाए कि ये कार्ट एक्सेलेरेशन ए नॉट से जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम में ये कितना एंगल होगा, इक्विलिब्रियम में कितना एंगल डिफ्लेक्ट रहेगा, ये न्यूटन्स लॉ का सवाल है, शायद मैंने tan किया इनवर्स होगा। नॉट बाई जी। तो उस केस में तुम कहोगे कि सर इसमें बैठ के देखते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशंस की बात है, अगर कार्ट में बैठ के देखेंगे तो नेट फोर्स 0 कहेंगे, तो एक लग रहा है mg और एक लग रहा है सूडो फोर्स ma नॉट, है ना, सर ठीक है, नेट फोर्स 0 है इसके फ्रेम में, तो ये लिखोगे तो यहां से आ जाता है tan थीटा नॉट इक्वल टू a नॉट बाई जी आ जाता है, mg का ये कंपोनेंट ma नॉट का ये कंपोनेंट बैलेंस करेगा। या ग्राउंड फ्रेम से लिखोगे तो t का ये कंपोनेंट ma नॉट प्रोवाइड करेगा और t का वर्टिकल कंपोनेंट mg प्रोवाइड करेगा, तो सिमिलरली वो आ जाता है tan थीटा इक्वल टू a नॉट बाई जी आ जाता है। लेकिन जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस की बात करें तो तुम ऐसे भी गेस करोगे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो और जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। कुछ सिमेट्री दिखा बच्चों? बच्चों एक सवाल करते हैं,
सवाल ये है कि ये मास कैपिटल ए है, एम है, और इसका मास स्मॉल एम ले लिया, और अभी ये हॉरिजॉन्टल है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, और ये थोड़ा लार्ज लेंथ है, इसको छोड़ दिया। क्या लगता है कैसा मोशन होगा? क्या एम ये रेस्ट में रह जाएगा या एम नीचे आएगा? नीचे। एम नीचे आएगा। एम का पाथ कैसा होगा? कैन यू गेस? स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर? थोड़ा थोड़ा लिफ्ट में आएगा। थोड़ा थोड़ा। सर्कुलर। बच्चों ये फिक्स्ड है स्ट्रिंग, ये लेंथ चेंज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं लगता है कि एल लेंथ के सर्कल पे आएगा ऐसे? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। लेकिन अगर सोचो कि एम न छोटा हो, छोटा मास हो, बहुत छोटा हो, तो हो सकता है ये नीचे यहीं तक आया और रुक गया, क्योंकि ये कैपिटल एम, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा ना। एम का मास थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये फिर थोड़ा ज्यादा दूर तक आएगा। मुझे निकालना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m by capital M so that block A, मतलब m वाला मास ब्लॉक A will hit the vertical wall। अब बच्चों देखना, मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा कि हम मिनिमम और मैक्सिमम में क्या करते हैं, क्रिटिकल केस लेते हैं। मतलब इतना ले कि ये जस्ट यहां पहुंच जाए, कितना वैल्यू हो। इज इट क्लियर? यस सर। दिस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या ले लें? फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या ले लें? 0 ले, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर मिनिमम वैल्यू। उससे ज्यादा होगा तो स्पीड से टकराएगा, अभी कह रहे हैं कि जस्ट पहुंचा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस, अब क्या बचा बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रिक्शन, ये सब कुछ नहीं है। डेल्टा यू में दो पोटेंशियल एनर्जी, एक स्मॉल एम का और एक कैपिटल एम का। तो लिखूंगा डेल्टा यू ऑफ द स्मॉल एम प्लस डेल्टा यू ऑफ द कैपिटल एम का पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब देखो भी ऐसे भी इसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे स्मॉल एम जी, और ये कितना नीचे आया है? एल। एल। और साइन माइनस नीचे आया, घटा इसका पोटेंशियल, प्लस डेल्टा यू ऑफ कैपिटल एम ऊपर गया है। क्या ये कोई बता सकता है? मुझे बड़ा खुशी होगा अगर कोई बताया कि ये कितना ऊपर गया। मान लो ये गया है एच ऊपर, तो इसका लिखेंगे कैपिटल एम जी इंटू एच, दिस इज इक्वल टू 0। सो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम जो आ जाएगा वो आ जाएगा एच बाई कैपिटल एल। स्ट्रिंग फ्री। अब ये एच किसी ने निकाल लिया तो काम हो गया। सर हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं एच। बताओ कितना होगा एच? बच्चों देखना, चूंकि टाइम कम है,
अब इस स्ट्रिंग की बात करो, इस स्ट्रिंग की। पहले इस पुली के इस तरफ था L लेंथ, अब ये जब ब्लॉक आ गया है तो इतना लेंथ इधर है। यस तो सर। बताओ इस तरफ कितना लेंथ हो गया है, ये L और ये 2L, 3L क्या? यस सर। 3L या √5L? सर रूट 5L। √5L। तो बताओ इधर पहले था लेंथ L, समीक्षा बताना, L था, अब इधर हो गया √5L। कोई बता सकता है कि ये H कितना गया है? इज इट √5L? हर्षवर्धन, मिस्टेक्स पता चला तुझे? सर ये नहीं समझ में आया। हाँ सर, आया इसको सर नहीं समझ में आया? सर मुझे समझ को। समर्थ, मैं नहीं बता रहा यार, तू समझो, खुद से समझ सकता है, सारे बच्चे कैपेबल हैं समझने के लिए, मैं नहीं बता रहा हूं। तो बच्चों हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बहुत सवाल किए हैं, कर लिया। सवाल तो बहुत सारे हैं, कितना करोगे, प्रैक्टिस तुम लोग करोगे तो सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है? बहुत थ्योरी बचा हुआ अभी तो, थोड़ा सा थ्योरी बढ़ाता हूं आज, बहुत दिन बाद। लिखो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। और ये छोटा सा थ्योरी है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए 5 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा। तो 5 मिनट तक कोई नहीं जाएगा, बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि तुम्हारा क्लास भी है। ओके सर, आपने तो बता दिया है, ये पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में ये रिलेशंस तो हमने बता दिया है, और हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना भी सीख लिया था। अगर F पता है तो U निकालते थे, जैसे स्प्रिंग का फोर्स पता था kx होता है -kx, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया था 12kx²। That means from this formula, if F is known, we can find potential energy. Is the reverse is true? Reverse क्या होगा? If U is known, तो क्या मुझे F निकल सकता है? मतलब यही अभी हम सीखने वाले हैं। तो लिखो यहां पे यस। कैसे निकालेंगे? तो यहां से देखना, पहले 1D के लिए मोशन का, 1 डायमेंशन के लिए सिंपल सा केस बता रहा हूं। F इज इक्वल टू, सीधे इसको इधर लेके आ जाओ, -du/dr। अगर r के साथ u चेंज हो रहा है तो, या x के साथ चेंज हो रहा होगा तो कहेंगे du/dx। अगर u वन वेरिएबल का फंक्शन हो, r का या x का, तो ऐसे लिखेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अगर मैं कहूं कि u इज इक्वल टू, सपोज दिया हुआ है a/r, फाइंड फोर्स, a is constant, find force at any r, then you what you will do, du/dr माइनस साइन के साथ
यहां से देख लो a बाहर 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर होता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा। If u is equal to ax square minus bx plus c, find force at any x, निकाल सकते हो? Yes. माइनस du by dx, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2ax साइन माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस बी, इसका 0। अगर पूछा जाए फोर्स 0 कब होगा, देन यू विल फाइंड द वैल्यू। Sir. ठीक है, only 2 minutes left, 1 minutes left for 2 और 3D, या ऐसे कहें when u is function of more than one variable, that means वन डायमेंशन नहीं होगा, 2 डायमेंशन होगा। u x कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है, y कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है, सपोज z कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है। इन दैट केस कैसे निकालेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं u इज फंक्शन ऑफ x y z, सपोज ऐसा है, तो फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। देन यू विल से दैट सर ये डेल क्या लिख दिए हो, partial differentiation. so this is called partial differentiation. Then you will say sir partial differentiation होता क्या है? बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन तब करते हैं जब कोई फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल है। सो जैसे सपोज मैं x के साथ अगर किसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, u को, u x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है, बट डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। देन treat other variable as a constant. Treat other variables as constant. इसका मतलब सपोज मैं बता रहा हूं डेल अपॉन डेल एक्स कर रहे हो, सपोज एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एक्स, ऐसा कोई है, और कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है इसको x के रेस्पेक्ट में। तो देखो इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y को कैसा ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और टर्म बढ़ा दिया, ऐसे रहेगा, प्लस अब इसको करोगे y क्यूब कांस्टेंट है तो y क्यूब बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट है, x नहीं है तो इसका हो जाएगा 0। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर ये? Yes, Yes, sir. sir. तो ये फॉर्मूला लिख लो, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा।